युवा साथ साधु युवा नमस्कार। मैं राहुल सारस्वत स्वागत करता हूं आपके इस नए सेशन में। मित्रों, आज आपके सामने की एक खास वजह है, आपके सामने आने की एक बहुत महत्वपूर्ण खास वजह है और एक बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना कि एक साथ जैसे आपको कुछ चीजें चल रही हों, उसके साथ एक आपको भंडार मिल जाए, उसकी तरह है। जैसे कि अभी चल रहा है, राजस्थान का असिस्टेंट प्रोफेसर चल रहा है, एमपी का असिस्टेंट प्रोफेसर भी चल रहा है। ठीक है, कुछ लोगों ने यूपी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी परीक्षा डाली हुई है। डीएसएस भी आपका आने वाला है, झारखंड पीजीटी चल ही रहा है। तो इस प्रकार के साथ साथ आपकी एक नई वैकेंसी आपके सामने आई है, नई रिक्वायरमेंट आई है, जिसमें से आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ पीजीटी की, जो संस्कृत पीजीटी की बात करने वाले हैं, संस्कृत सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं। हाँ जी, तो ये आप जानेंगे कि ये मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों के बीच कई लोग कह रहे थे कि इस पे वीडियो आना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया कि आप लोगों के सामने ज़्यादा न होकर के कुछ आपको जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाई जाए। तो जो आप लोग देखेंगे कि एक कहेंगे, जिसको क्या कहेंगे आप लोग, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स जो होते हैं, उसके तहत रिक्वायरमेंट आई है 2023 की। आपको बता दूं कि ये 33 पेज की 33 पेजेस की पीडीएफ है। वो हमारे ग्रुप्स पे, चाहे वो टेलीग्राम समूह हो हमारा, चाहे हमारा व्हाट्सएप समूह हो, वहां पर आपको मिल जाएगी। वहां आप जाकर के, और इसका जो सिलेबस होने वाला है वो भी हम लोगों ने बता दिया है, लेकिन उसमें से कुछ जो जानकारी हैं वो हमने कलेक्ट की हैं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो हम आज इस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये उसका लोगो है, जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है उसका ये लोगो है, और उसका जो ध्येय वाक्य है, उसका जो आदर्श वाक्य है वो है सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो है जो मुक्ति के लिए है, और इसके नाम से स्पष्ट है। देखिए, इसके नाम से क्या स्पष्ट है, एकलव्य। तो एकलव्य आपने देखा है महाभारत काल में कि उसने आदिवासी अर्थात जंगल में रह करके गुरु की प्रतिमा बना करके अपना अभ्यास किया और धनुर्धरों में अपना नाम कमाया। तो एकलव्य की तरह अर्थात जो जंगल में, जो आदिवासी क्षेत्र में जो लोग हैं, उनके लिए ये आवासीय विद्यालय हैं, आदर्श आवासीय विद्यालय हैं। तो इसका नाम होगा एकलव्य। तो देख लेंगे, एकलव्य मॉडल, मॉडल का मतलब है आदर्श। ठीक है, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। ठीक है, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। तो इसके तहत ये 2023 की रिक्वायरमेंट आई है। तो आपको बता दूं, एकलव्य जो मॉडल था, हम लोग बात करेंगे 1997 1998 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लाया गया था कि जो छात्र हमारे आदिवासी क्षेत्र के हैं, जो जनजातीय क्षेत्र के हैं, वो भी जो शहरीकरण नगरीकरण में, नगर में, शहर या नगर में जो छात्र पढ़ते हैं, उनके समकक्ष आ सकें, इसलिए ये एकलव्य मॉडल शुरू किया गया था। ठीक है, तो हम लोग इसी पे बात करेंगे। तो देख लेते हैं, इसको बोलते हैं EMRS, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो EMRS मतलब एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर आता है। ठीक है, तो देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर EMRS ईयर 2023। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म आपके 2023 के आए हैं, वो किसके लिए आए हैं, EMRS मतलब एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के लिए फॉर्म आए हैं। तो देखेंगे, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, जो आपकी नेशनल जो राष्ट्रीय शिक्षा समाज है आपका, जिसमें से जो ट्राइबल स्टूडेंट हैं, जो आदिवासी क्षेत्र के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये पर वहां पर ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। जो ट्राइबल जो वहां पर संघर्ष कर रहे हैं, जैसे कि कुछ वामपंथ उग्रवादी क्षेत्र से प्रभावित हैं, अर्थात जो विधवा जो स्त्रियां, उनके जो बच्चे हैं, जिन्होंने किसी विप्लव के कारण अपने माता पिता को खो दिया है, ठीक है, जिनकी आर्थिक गतिविधियां यहाँ पर सक्षम नहीं है, तो ऐसी जगह के जो बच्चे हैं, उनके लिए ये आदर्श एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल खोले गए। और वहां पर एक स्कूल में, एक विद्यालय में जो व्यवस्था होती है 480 स्टूडेंट की होती है। ये डे बोर्डिंग स्कूल होते हैं, अर्थात वहां पर आपको दिन में पढ़ाई करनी है, बाकी आपका रहना खाना खेल कूद, जैसे ना नवोदय वाले जैसे स्कूल होते हैं, तो ठीक उसी तरह, उसी के समकक्ष, नवोदय के समकक्ष ये स्कूल होते हैं। उन्हीं में ये आपके लिए रिक्वायरमेंट आई है, जो कि आई तो प्रिंसिपल के लिए भी है, स्टाफ कमीशन की आई है, अकाउंटेंट की आई है, लेकिन
प्रिंसिपल में संस्कृत की कोई वैकेंसी नहीं है। 97 जो पोस्ट है वो पीजीटी के लिए है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए है। तो हम लोग बात करेंगे, इंट्रोडक्शन में बात करेंगे, फॉर्म कब इससे स्टार्ट होना इस पर भी बात करेंगे, ठीक है। और फॉर्म की फीस क्या रहने वाली है पीजीटी की, ये जान लीजिए कि प्रिंसिपल में कोई पोस्ट खाली नहीं है, ठीक है। संस्कृत वालों के लिए सिर्फ पीजीटी में खाली है। तो उस पीजीटी के फॉर्म भरने के लिए क्या फीस लगेगी ये भी हम बात करेंगे। संस्कृत की पोस्ट कितनी है और क्या सिलेबस रहने वाला है और सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा, इस सब पे हम बात करने वाले हैं। तो पहले जान लेते हैं जो EMRS है अर्थात एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर लिखा है ऑब्जेक्टिव ऑफ providing quality education from class 6 to 12th students belonging to the ST category। ये एकलव्य इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो लोग आदिवासी क्षेत्र में जो ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रोवाइड कराई जा सके, मुहैया कराई जा सके। इसके लिए किससे, तो 6 to 12 जो 6 से 12वीं तक के आदिवासी क्षेत्र में ST कैटेगरी के जो लोग हैं उनको गुणवत्ता वाली शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया करा सके, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, यही इसका उद्देश्य है। और उसके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए गुणवत्ता वाले शिक्षक चाहिए, जिसके लिए सरकार ने रिक्वायरमेंट निकाली है, जिसमें संस्कृत पीजीटी की 97 पोस्ट हैं। हम बात कर रहे हैं, देखिए ये क्या है, NESTS, ठीक है। उसी के अंदर NEST जो है, NESTS जो है उसी के अंदर आती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट्स से EMRS एकलव्य मॉडल निकाला था 1997-1998 में, उस पे ही है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनवाइटेज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंडियन सिटीजन्स। तो ये बात है, जो भारत के नागरिक हैं उनको आहूत किया है, उनको इनवाइट किया है कि आप जाकर के एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। कौन लोग फॉर्म भरेंगे एकलव्य मॉडल के तहत जो 1997-1998 में आया था, कौन लोग फॉर्म भरेंगे, क्या योग्यता होगी, इन सब की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। शॉर्ट वीडियो रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी आपको। तो फॉर्म डेट और फीस की हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या फॉर्म की डेट रहेगी, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप लोग अभी भी जाकर के EMRS की साइट पे जाकर के वहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अप टू 23:50 अर्थात 11:50 तक रहने वाला है 31 जुलाई 2023। अर्थात ये पूरा महीना आपके पास है, इस जुलाई तक आप लोग लास्ट में जाकर के फॉर्म अभी डाल दीजिए 31 जुलाई 2023 तक। कब तक डालना है, तो 11:50 पूरी जानकारी मिलेगी, आप पूरी वीडियो बने रहिएगा। तो 11:50 रात के 11:50 बजे तक आप डाल सकते हैं, 31 जुलाई इस महीने के लास्ट तक आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। फी पेमेंट आपको कैसे करना है, तो ऑनलाइन मोड है ओनली, आप ऑनलाइन माध्यम से ही फी पेमेंट कर पाएंगे। जो पीजीटी है, मैं पीजीटी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रिंसिपल में बता चुका हूँ आपको, प्रिंसिपल में कोई पोस्ट नहीं है, अन्य जगह आपको कोई नहीं डालना है, सिर्फ पीजीटी में डालना है। पर्याप्त सीट्स हैं और 1500 फीस रहने वाली है आपकी, 1500 आपको पेमेंट करना पड़ेगा। एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड और सिलेबस। एग्जाम डेट आपकी जो साइट है NESTS वाली जो वेबसाइट है, जैसे emrs.travel.government.in, ये साइट्स आप देख रही होगी, इसको आप क्रोम पे जाकर के गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं और जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। वहां से ही आपका PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा जो भी नोटिफिकेशन आया है। तो emrs.travel.government.in, वहीं पर आपको एग्जाम की डेट पता चली जाएगी जो अभी सून है, अभी डेट क्लियर नहीं हुई है। एडमिट कार्ड भी वहीं पर मिल जाएगा और आपको पाठ्यक्रम भी वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। पेपर मोड कैसे होने वाला है, तो ये बहुविकल्पात्मक प्रश्न होंगे, अर्थात जैसे आप लोग देखते हैं कंपटीशन के एग्जाम में एक प्रश्न होगा, 4 आपको विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से एक सही आंसर आपको चुनना है। लेकिन इस पेपर की एक खास बात यह है कि ये OMR बेस्ड होगा, अर्थात ये OMR शीट पे होगा जैसे आप लोग पहले पेपर दिया करते थे। ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड पेपर नहीं होगा। OMR शीट आएगी जिसमें से आपको गोले को भरना होगा बॉल पेन से, और इसमें सब चीज ध्यान रखनी है आपको, जैसे पहले ध्यान रखते थे कि आपको एक ही गोला भरना है, उसी को वो स्कैन करेगी मशीन। जो 2 गोले भरेंगे या जो काट पीट के भरेंगे उसके अंक आपको नहीं मिलेंगे। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन का एक ही मार्क्स रहेगा, ठीक है। तो पेपर ऑनलाइन नहीं होगा, OMR शीट पे होगा, बॉल पेन से होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो पीजीटी की पोस्ट जो हैं और क्या हैं, ये सब पे हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पीजीटी की जो पोस्ट है, टोटल रिक्वायरमेंट जो आई है
टोटल जो हमारे EMRS स्कूल है उसमें जो रिक्वायरमेंट आई है 2266 रिक्वायरमेंट आई है, जिसमें से संस्कृत PGT की जो पोस्ट रहने वाली है वो 97 है। ठीक है, कितनी पोस्ट है टोटल? 97 पोस्ट है। 97 पोस्ट पे आप लोग फॉर्म फिल करना है। तो पोस्ट देखो, संस्कृत की पोस्ट पे हम बात कर रहे हैं, टोटल 97 सीट है आपकी, जिसमें से जो जनरल कैटेगरी वाले लोग हैं उनके लिए 41 सीट हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी वाले जो लोग हैं उनके लिए 41 हैं। जो EWS है उसके लिए आपके 09 अर्थात 9 सीट्स हैं। OBC वालों के लिए 26 है, अच्छा खासा वेटेज है। SC वालों के लिए 14 है, ST के लिए 7 और अदर में 1 सीट्स है। ठीक है, तो इस प्रकार से कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन किया गया है। संस्कृत की 97 पोस्ट हैं, 41 जनरल की हैं, 9 EWS हैं, 24 OBC हैं, 14 SC हैं, 7 ST और 1 अदर में हैं। तो आप लोग देर मत करिए और फॉर्म डाल दीजिए। लेवल ऑफ पे, तो आपकी जो मासिक जॉब के बाद जो आपकी मासिक आय रहेगी अर्थात आपकी सैलरी कितनी रहेगी, तो जैसे अन्य जगह होता है लेवल 8 का आपका पेमेंट रहेगा, जैसे अन्य जगह होता है 47 अप टू 1.5 लाख के करीब है, जो आपको एक शुरुआत में जाएंगे तो मुझे लग रहा है 70-75 के आसपास रहेगा, जैसे अन्य जगह रहता है। और आयु की छूट की बात करें तो जो अन्य जगह आयु की छूट मिलती है वैसे ही मिलेगी, लेकिन जो कुछ वहां से उससे पहले से जुड़े हुए हैं, EMRS से पहले से जुड़े हुए हैं, उनको कुछ अच्छी खासी छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग PDF 33 पेज की उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बाकी जो भी जानकारी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो लेवल ऑफ पे का आपका PGT का क्या रहेगा? लेवल 8 में रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसकी योग्यता की बात कर लेते हैं कि कौन लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, कौन लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं? तो जो भारतीय नागरिक हो, पहली बात तो सबसे पहले गवर्नमेंट इंडिया ने उन्हीं लोगों को आउट किया है कि जो इंडियन सिटीजन है, जो भारतीय नागरिक हैं। उसके बाद ये बड़ी चीज है, ठीक है, आपकी PG कंप्लीट होनी चाहिए। PG मतलब मास्टर डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, प्लस आपका B.Ed होना चाहिए, अर्थात PG मास्टर प्लस B.Ed बराबर एकलव्य। ठीक है, बराबर क्या कर दोगे आप? एकलव्य। एकलव्य मॉडल में अगर आपको शिक्षक बनना है, टीचर बनना है, तो आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और B.Ed भी उसके साथ कंपलसरी है। बिना B.Ed के और कोई अपेयरिंग नहीं है, कंप्लीट होनी चाहिए। PG मास्टर और B.Ed आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तब जाके आप इसमें 1500 रुपये लगा करके फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा वो नहीं है। जो लोग DSSB की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो PGT DSSB हो चाहे TGT वाला हो, तो वो लोग इसको अच्छे से क्वालिफाइंग कर पाएंगे। OMR शीट पर आधारित पेपर होगा, जो मैं बता चुका हूं, जिसमें गोले भरने होते हैं। लिखित पेपर के आधार पर चयन प्रक्रिया होगी। आपकी जो चयन प्रक्रिया होने वाली है लिखित पेपर के आधार पर होने वाली है, अर्थात सबसे बड़ी बात है कि जहां भी देखा जाता है, चाहे यूपी PGT हो चाहे अन्य जगह का PGT हो, वहां पर साक्षात्कार होता है। यहाँ पर आपका कोई साक्षात्कार नहीं है। आपके रिटन एग्जाम के आधार पर आपकी कट ऑफ बनेगी और आपको जॉब के लिए बुलाया जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो आपके 5 पार्ट होंगे टोटल, और एक 6वां पार्ट भी होगा। उसमें से टोटल आप 5 पार्टों की बात करें तो 130 क्वेश्चन होंगे। 6वें पार्ट में आपके 2 पेपर होंगे, एक इंग्लिश का होगा, एक हिंदी का होगा, जो कि आपके 10-10 नंबर के रहने वाले हैं। और टोटल कुल मिला के बात करें तो आपको 180 मिनट में 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पर क्वेश्चन 1 नंबर रहेगा आपका। 150 टोटल क्वेश्चन है तो आपके 150 ही नंबर रहने वाले हैं, और 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 0.25 आपकी क्या रहने वाली है? नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। 0.25 नेगेटिव मार्किंग, जरूर ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। 0.25 का मतलब ये है कि आपने अगर 4 क्वेश्चंस गलत किए, 4 क्वेश्चन अगर गलत किए आपने, तो आपका एक सही जो आंसर होगा वो भी गलत मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको पता है। आगे चल लेते हैं। तो PGT के सिलेबस की बात करते हैं कि पेपर का जो पैटर्न रहने वाला है। मैंने बताया आपको कि टोटल 6 प्रकार से इन्होंने बांटा है कि 6 पार्ट में पेपर होगा, 6 पार्ट रहेंगे उसके। तो कैसे रहेगा देखिए, पार्ट 1 में जो पेपर आएगा आपका, जो पार्ट 1 का पेपर होगा, उसमें देखिए पेपर वही 2 होंगे। एक लैंग्वेज को लेकर के होगा, इसमें ये होगा, लेकिन उसमें पार्ट बना दिए गए। कैसे पार्ट? जैसे DSSB का नहीं आता उसी प्रकार से। तो पार्ट 1 में जो पेपर रहेगा उसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे टोटल, और 10 क्वेश्चन है तो पर क्वेश्चन का 1 मार्क है, इसलिए 10 ही मार्क रहेंगे। और उसका जो वो रहने वाला है विषय, सब्जेक्ट जो होगा वो होगा जर्नल अवेयरनेस। ठीक है, जर्नल अवेयरनेस जो DSSB में होता है उसी प्रकार से है।
पार्ट 2 में 20 नंबर की रीजनिंग एबिलिटी होगी, आपकी रीजनिंग योग्यता, अर्थात आपको मैथ, इंग्लिश इत्यादि से जो रीजनिंग होती है, सामान्य रीजनिंग की बात कर रहे हैं, जो रीजनिंग होती है ज्यादा टफ नहीं आती है, तो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, वो भी 20 नंबर के होंगे आपके। उसके बाद पार्ट 3 में नॉलेज ऑफ आईसीटी, आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो नेट के पेपर में भी लगी है, नेट के पेपर में, फर्स्ट पेपर में लगी है नेट जीआरएफ के में। तो आईसीटी मतलब समझ गए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नॉलेज ऑफ फाइनेंस, थोड़ा आईसीटी की आपको जानकारी होनी चाहिए, इससे भी 10 क्वेश्चन रहेंगे, मेल के बारे में जान लीजिएगा, इत्यादि के बारे में आप लोग आईसीटी पढ़ लेना। पार्ट 4 में आप देखेंगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता, ये भी नेट का ही टॉपिक है, तो इससे भी 10 क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है, ये भी 10 नंबर के रहेंगे। तो टोटल ये हो गया आपके, मुझे लगता है 50, 10 20 30 10 40 10 50, तो 50 नंबर का ये रहने वाला है, ठीक है। 50 नंबर के ये आपका जनरल अवेयरनेस हुआ, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड हुआ, चाहे नॉलेज ऑफ एनसीटी हुआ, चाहे आपका रीजनिंग एबिलिटी हुआ, तो ये 50 नंबर का रहने वाला है। 50 प्रश्न है चारों पार्ट में और 50 ही इसके नंबर रहेंगे, ठीक है। दूसरे में क्या रहेगा, तो जो पार्ट 5 रहेगा वो आपकी सब्जेक्ट को लेके होगा, स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है आपकी, अर्थात जिसमें आपकी डिग्री है, जिसमें आपकी मास्टर डिग्री है, जिसमें आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है, वो सब्जेक्ट रहने वाला है। सिलेबस एज ऑन NESTS वेबसाइट, जो ये वेबसाइट है आपकी, मैंने आपको बताया emrs.travel.government.in, वहां पर आपको इसका सिलेबस मिल जाएगा अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, जिसके लिए आप फिल करेंगे फॉर्म। आप संस्कृत के लिए करेंगे तो संस्कृत का सिलेबस वहां दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको बता रहा है कि जो पेडागोजी आएगी, ठीक है। उसके बाद जो केस स्टडी और बेस्ड जो केस होते हैं, केस स्टडी मतलब आप जो एथिक्स वगैरह का जो क्वेश्चंस होते हैं, उसके आधार पर आपके कुछ क्वेश्चन रहने वाले हैं इसमें। दूसरे में तीसरी बात कर रहा है ये NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, उस पर बात कर रहा है, ये भारतीय शिक्षा नीति की बात कर रहा है, ठीक है। NEP की बात कर रहा है, तो ये 2020 जो NEP आई थी उसको लेकर के कुछ क्वेश्चन रहेंगे। तो पार्ट 5 में 3 भाग इसने किए, तो पहले में आपके रहने वाले हैं 70 क्वेश्चन, जो आपकी सब्जेक्ट से रहेंगे, अर्थात संस्कृत से रहेंगे 70 क्वेश्चन। इसका सिलेबस बिल्कुल यूपी पीजीटी है, पूरा कॉपी है यूपी पीजीटी का। जिन्होंने सिलेबस पढ़ा है या देखा है वो लोग एक बार न देखे हो देख लीजिएगा, इस साइड पे जा करके बिल्कुल कॉपी है। यूपी पीजीटी का ये सिलेबस नहीं मिल रहा हो, यूपी पीजीटी का सिलेबस मिल जा रहा, पूरा कॉपी है, ठीक है, पूरा कॉपी है, एक भी शब्द अलग नहीं। NEP से 5 क्वेश्चन रहेंगे और आपके जो पेडागोजी के क्वेश्चन रहेंगे वो 5 रहेंगे, तो ये आपके 80 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, 80 क्वेश्चन हो गए। तो 80 ये और 50 वो, टोटल 130 क्वेश्चन हो गए। 130 क्वेश्चन क्या ही 130 नंबर रहने वाला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो है वो 6 है, ये कंपलसरी है। ये क्या है, कंपलसरी है, ठीक है। पहले यही चेक होगा, अगर इसमें फेल हो गए तो आप चाहे 70 में 70 लेके आइए संस्कृत में, वो कॉपी चेक नहीं होगी। लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट है ये, जनरल इंग्लिश आएगी इसमें 10 नंबर की और 10 नंबर की जनरल हिंदी आएगी, ठीक है। सामान्य इंग्लिश, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी का ये पेपर रहेगा। लैंग्वेज का पेपर है ये, आपकी लैंग्वेज अभिक्षमता को देखने के लिए रहेगा। तो 10 नंबर ये और 10 नंबर ये, टोटल 20 नंबर का रहेगा, ठीक है। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग, ये पार्ट क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग नेचर का है, ओनली विद मिनिमम 40%। तो आपको 40% लेकर के आना है, 40% इसकी पासिंग रहेगी। अगर इसमें आप 40% लेके आते हैं तभी देन जा करके आपका जो पार्ट 5 है वो जांचे जाएंगे, नहीं तो इसमें अगर फेल होते हैं तो पहले वाले पेपर आपके नहीं जांचे जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। तो टोटल 130 और 20 आपको 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 150 मार्क्स से, और आपका जो समय रहने वाला है, समय सीमा 180 मिनट अर्थात 3 घंटे रहने वाली है। 3 घंटे में आपको ये काम करना है, 150 क्वेश्चन करने हैं, 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इस पीपीटी को हम लोग ग्रुप में भेज देंगे तो आप लोग और देख लीजिएगा, ठीक है। और कुछ जानकारी चाहिए तो 94 52 88 93 60 इस नंबर पर आप क्या कर लीजिए, कॉल कर लीजिएगा, कोई भी जानकारी मिल जाएगी। बाकी हमारे ग्रुप में PDF पड़ी हुई हैं, आज सिलेबस की हो चाहे किसी की भी हो, sanskrit@gmail.com, इस पर भी आप मेल करके कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में यही सुनहरा मौका है कि जिनके पास MA और B.Ed है वो आप रिक्वायरमेंट जो 2023 की आई है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स की, वहां फॉर्म डालिए। 1500 फीस है, 31 जुलाई लास्ट डेट है।
तो सुनहरा मौका है। पीजीटी, यूपी पीजीटी का पूरा सिलेबस है। फर्स्ट पेपर मैंने आपको बता दिया है, बाकी आप लोग कहेंगे कमेंट करके तो मैं इसके सिलेबस पे भी, जो आपके 4 पेपर का सिलेबस रहने वाला है और 5वें पेपर का सिलेबस रहने वाला है संस्कृत का, और जो लास्ट में 6वां पार्ट है कि क्या क्या टॉपिक रहेंगे जनरल इंग्लिश में और जनरल हिंदी में, क्योंकि सबसे कठिन उसको पढ़ना होता है जो सामान्य होता है, क्योंकि उसमें पता नहीं ना उसका कितना सामान्य है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, और चाहेंगे तो हम लोग सिलेबस पे लेकर के भी वीडियो आ जाएंगे। बाकी यूपी पीजीटी का पूरा सिलेबस रहने वाला है, आप लोग मेहनत करिए, पढ़िए, ठीक है। तो जॉब लेके रहिएगा। धन्यवाद। युवा साथ साध युवा।